लिखो। कल जहां तक लिखे थे उसके आगे। इसके बाद बताएंगे नोट में आगे। पहले ये सारा एक स्ट्रेच में लिख लो, ये सब रिलेटेड है, उसके बाद नोट में उसको लिखवाएंगे। अभी उस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। आपको वीडियो मिला? आया समझ में सब? देखे कि नहीं? एक बात बताओ, नेक्स्ट फ्राइडे छुट्टी देके अगर कल क्लास लगाओ तो आओगे? नहीं। नेक्स्ट फ्राइडे क्लास दे दियो। वेडनेसडे तो मैं रहता ही नहीं हूँ इधर, कैसे ले लूँ? थर्सडे सुबह आता हूँ, 8:30 बजे तक घर पहुँचता हूँ, 9 बजे से क्लास होती है आपकी। ये शेड्यूल है। खैर, ये लिख लिया। ऑनलाइन कर। ऑफलाइन में तो ऐसा ऊपर से जा रहा है, ऑनलाइन में तो पास में भी नहीं आएगा, वो दूर से ही रिपल्शन हो जाएगा। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? जरा थोड़ा सा कहानी सुनो। कल हमने ये बोला था, थोड़ा सा रिकॉल करें। अगर ये m1 मास है, ये x1 y1 z1 पे रखा है, ये m2 मास है, ये x2 y2 z2 पे रखा है, और यहाँ पे कोई m3 मास है, ये x3 y3 z3 पे रखा है। तो इनके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या था xcm का? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस
m3 अपॉन नीचे में सम ऑफ द मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3। YCM का फॉर्मूला क्या था? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ZCM का फॉर्मूला सेम लॉजिक से m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और भी मासेस होंगे और भी करवा लेंगे हम। सपोज इसको आपने डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे लेके आ गए। आप m2 को यहाँ कहीं लेके आ गए, m3 को यहाँ कहीं लेके आ गए। क्वेश्चन मेरा सिंपल है, आपने तीनों मासेस को डिस्प्लेस किया, क्या सेंटर ऑफ मास पहले वाली पोजीशन पे ही रहेगा? नहीं, वो भी डिस्प्लेस होगा। यहाँ पे आ गया m3 विच इज एट x3 डैश y3 डैश z3 डैश। तो तीनों अगर मूव किए हैं तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। यही जो अमाउंट है इसी को आप कह रहे हो डिस्प्लेसमेंट S1, इसको आप कह रहे हो डिस्प्लेसमेंट S2, इसको आप कह रहे हो डिस्प्लेसमेंट S3। तो सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस होगा बाय एन अमाउंट व्हाट? SCM। इस SCM का फॉर्मूला आपने अभी पीछे लिखा था, क्या था? सेम लॉजिक वैसा ही है, m1 S1 प्लस m2 S2 प्लस m3 S3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। 1D में हमने आपको क्या पढ़ाया है? डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो वेलोसिटी कैसे निकालते थे? इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते थे। एक्सीलरेशन कैसे निकालते थे? वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लेते थे। तो यही हमने यहाँ पे किया हुआ है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का या इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का, आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको VCM मिलेगा। आप इसका टाइम डेरिवेटिव लोगे तो V1 मिलेगा। इसका टाइम डेरिवेटिव V2 देगा। इसका टाइम डेरिवेटिव क्या देगा? V3 देगा। आप इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये V1 का टाइम डेरिवेटिव आपको क्या देगा? A1। V2 का टाइम डेरिवेटिव A2 और V3 का टाइम डेरिवेटिव क्या देगा? A3। m1 मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? ये किसका लीनियर मोमेंटम होगा? पहले पार्टिकल का, ये दूसरे पार्टिकल का, ये तीसरे पार्टिकल का। मान लो तीन ही पार्टिकल्स हैं तो इन्हीं का मोमेंटम क्या आपको सिस्टम का मोमेंटम दे देगा। और नीचे में आपके पास क्या है? टोटल मास। और ये फॉर्मूला किसका हुआ? VCM का। तो VCM का एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे, VCM इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अपॉन व्हाट? टोटल मास। यहाँ पे जब हम ACM के फॉर्मूले में m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 से कर देंगे और यहाँ पे m3 से कर देंगे और अगेन m1 प्लस m2 प्लस m3 कर दें तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन क्या देता है? फोर्स। तो ये किस पे फोर्स है? पहले पार्टिकल पे। ये किस पे फोर्स है? दूसरे पे। और ये किस पे फोर्स है? इसी को क्या मैं बोल सकता हूँ? सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स। तो ACM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास। अब अगर ये 0 हो जाए तो ये भी कितना होना पड़ेगा? एक्सीलरेशन 0 के दो मतलब पढ़ाए थे मैंने 1D में। एक्सीलरेशन अगर 0 है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वेलोसिटी भी कैसी हो जाए या फिर वेलोसिटी कैसी हो जाए। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन अगर 0 है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी या तो 0 होगा या फिर कांस्टेंट होगा। अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या बाद में वो मूव करेगा? नहीं, तो इट स्टेज एट रेस्ट। तो सिस्टम में अगर इनिशियली चीजें रुकी हुई है तो सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो बाद में भी कैसा रहेगा?
रुका रहेगा। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स चल सकते हैं, आ रहा है बात समझ में? हम किस में इंटरेस्टेड हैं? सेंटर ऑफ मास में। VCM कांस्टेंट का मतलब है अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास was in motion, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? इट स्टेज इन मोशन। एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो ये रुका हुआ सेंटर ऑफ मास रुका नहीं रहेगा, चलता हुआ सेंटर ऑफ मास भी सेम वेलोसिटी से चलेगा नहीं, इसमें भी चेंजेस आएंगे। यही है। अच्छा, VCM अगर कांस्टेंट हो जाए तो VCM का अभी अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला ये था, ACM इज इक्वल टू एफ नेट बाय व्हाट? टोटल मास। और VCM का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम अपॉन टोटल मास। ध्यान से समझना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही है। ये अगर जीरो हुआ तो ये भी कितना होगा? इसको क्या मैं कांस्टेंट कह सकता हूँ फिर? ये अगर कांस्टेंट है तो टोटल मास तो वैसे भी चेंज नहीं हो रहा है, ये भी कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। तो आपको याद बस ये रखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे वाले होंगे। एक बोट है, यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़की है, ये दोनों बीच में मिल रहे हैं, एंड पे मिल रहे हैं, कहीं भी मिल रहे हैं। इसको हम सिस्टम मान लेंगे और आपको याद बस ये रखना है कि ये जो सिस्टम का मोमेंटम आप कंजर्व करवाओगे ये ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करवाओगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। बोट वाले कैसे भी क्वेश्चन होंगे सब कर ले जाओगे। अब इसमें जैसे ही हमने सिस्टम मान लिया, ये लड़का अगर इसको आगे आना, ये बोट को कहां पुश करेगा? पीछे। बोट इसको कहां पुश करेगी? आगे। मान लो ये लड़की आगे जाना चाहती है, बोट को कहां पुश करेगी? बोट इसको कहां पुश करेगा? पर जैसे ही आपने इस सबको सिस्टम मान लिया, ये क्या सिस्टम के अंदर का एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, और ये सिस्टम के अंदर का दूसरा ऑब्जेक्ट है जो एक और सिस्टम के अंदर के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है। ये फोर्सेस कैसे हो गए, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फोर्स कितना है सिस्टम पे? जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इस एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए? जीरो। इनिशियली क्या सब कुछ रुका हुआ है? क्वेश्चन में बोल देंगे कि इनिशियली बोर्ड लड़का लड़की सब रेस्ट पे है, तो इनिशियली अगर सब कुछ रेस्ट पे है तो VCM का वैल्यू आप कांस्टेंट की जगह पे कितना ले लेंगे? जीरो। तो अगर इनिशियली जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, क्या सेंटर ऑफ मास मूव करेगा? नहीं। नीट में यही क्वेश्चन दो बार पूछा है बोर्ड के रिस्पेक्ट में कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बता दो कितना होगा, क्या आंसर होगा उसका? जीरो। आ रहा है बात समझ में? इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना होगा? जीरो। उसका वेलोसिटी कितना होगा? अगर सेंटर ऑफ मास पहले भी रुका था अभी भी रुका है तो वो चला कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। आ रहा है बात समझ में? लड़के का डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, इस लड़की का डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, इस बोट का भी डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, पर तीनों का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना रहे? जीरो। आया बात समझ में? यही सब आपको लिखना है। तो कहाँ थे हम? फर्स्ट स्लाइड लिख लिए थे। कैसे भी मूव करे, आप जैसे ही इसको सिस्टम मान लोगे, बोट लड़का सब कुछ मिला के सिस्टम, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। ठीक है, अगर पहले से सब कुछ चल रहा है तो सेंटर ऑफ मास उसी स्पीड से चलते जाएगा, बट वो क्वेश्चन पूछते नहीं है। आपको इनिशियली बाय डिफॉल्ट देंगे, चाहे जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, वो बाय डिफॉल्ट बोलेंगे कि सब कुछ इनिशियली रेस्ट पे ही है। आ रहा है बात समझ में? तो आपको वही चीजें ध्यान देनी है। ये लिख लिया था सब? नहीं? अरे बाप रे बाप, इसको तो गंदा कर दिया मैंने। वहां तक लिखा है।
अगर कोऑर्डिनेट दिया है क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो यहाँ पर है वो 1,2,3 पे और वो चला गया 4,5,6 पे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे इनिशियली था, यहाँ पे पहुंचा है। 4 - 1 कितना लिख देंगे, 3i कैप, 5 - 2 3j कैप, 6 - 3, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और भी कुछ लिखा था क्या इधर? मैं 2 स्लाइड्स हटा दूं पहले। अच्छा, सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्यों जीरो होगा? क्या ग्रेविटी बाहर से नहीं लग रहा है दोनों पे? कोऑर्डिनेट्स दे नहीं दे, आप मुझे ये बताओ उत्सव। ये क्वेश्चन अभी क्लास में करवाऊंगा भी, 11th में करवाया भी है, आपके बैच में पता नहीं करवाया कि नहीं, बट इस बार वाले 11th को करवाया मैंने। आप मुझे बस ये बता दो, यही है एटवुड्स मशीन का सेटअप। दिस इज सपोज M1, जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें M1 भारी था, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ है। आप छोड़ दोगे क्या सिस्टम में एक्सेलरेशन आएगा? बिल्कुल आएगा। आपका ये कहना है कि इंटरनल फोर्सेस है, आप इन सबको मान लो सिस्टम, तो टेंशन इंटरनल हो गया, ये मान लिया मैंने, बट क्या ग्रेविटी बाहर से अभी भी लग रहा है? अपने सिस्टम में अर्थ को तो इंक्लूड नहीं किया है। आ रहा है समझ में? सिस्टम में आपका बस पुली है और 2 ब्लॉक्स हैं, तो ग्रेविटी क्या बाहर से लग रहा है? बिल्कुल। तो एफ एक्सटर्नल जीरो है या नॉन जीरो है? नॉन जीरो है। और अगर एफ एक्सटर्नल नॉन जीरो है तो ACM का वैल्यू भी कैसा आएगा? नॉन जीरो ही आएगा। जीरो ऑप्शन दिया है उसमें, बट वो आंसर नहीं होगा, बिकॉज ग्रेविटी वो एक्सटर्नल फोर्स है जो पुलिंग करेगी दोनों पे। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा कैलकुलेशन टेढ़ा है उसमें, हो गया? ये छापो। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और डायरेक्शन के साथ लेना है, क्योंकि एक ऊपर जाएगा उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव लोगे, नीचे वाले का नेगेटिव लोगे। दोनों का कॉमन आएगा, बट जब आप M1 A1 प्लस M2 A2 में यूज करोगे, तो A1 का वैल्यू अगर पॉजिटिव यूज किया है, तो वो जो A2 का जो वैल्यू है वो -A1 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर आ रहा है, वो ध्यान देना है आपको।
हम्म। हम्म। अर्थ को सिस्टम मानोगी तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लॉजिक वो नहीं है, लॉजिक ये बस आप छोटी चीजों को सिस्टम मान लेते हैं, ऐसे तो सब सिस्टम मान ले तो फिर क्वेश्चन ही क्यों बना है। यूनिवर्स रुका हुआ है कि चल रहा है भाई? कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग है। हम लोग कंपेयर टू द यूनिवर्स बहुत छोटी चीजों पे काम करते हैं, इनसिग्निफिकेंट है हम लोग, कोई इज्जत थोड़ी है हम लोगों का। अच्छा, आप लोग बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हो, आज ही सुबह मैंने एक शॉर्ट देखा था यूट्यूब पे, उसमें बोला था कि सपोज लड़कों को मजा आएगा इसमें, अर्थ पे सिर्फ लड़कियां ही बची हैं, फीमेल्स, और एक ही मेल है, और उसने सपोज रिपॉपुलेट किया अर्थ को, क्या वो बहुत पीढ़ी तक सरवाइव कर पाएगा? आई थिंक उसी का था शॉर्ट्स, नॉट श्योर दो। लिख लिए यहाँ तक? लिखिए ये आगे का। अरे बस करो, रिपॉपुलेट करके मानोगे क्या? सन के साथ क्या हो गया? पता नहीं, आजकल न्यूज़ देख नहीं रहा हूँ, चेक करें। हो गया लिख कर प्राची? नोट में कुछ पॉइंट्स लिखो। तो कहां से मोमेंटम कंजर्व करोगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस में? ग्राउंड फ्रेम से। आपको ग्राउंड से पहले वेलोसिटी निकालनी, दोनों की मास से मल्टीप्लाई करके आपको मोमेंटम मिल जाएगा। नोट पे कुछ पॉइंट्स लिखो।
एक्सटेंडेड नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स ऐड करना। यूनिफॉर्म का भी इंटीग्रेशन से ही करते हैं, यही लिख लो। नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म दोनों का इंटीग्रेशन से ही निकालते हैं, अभी करवा देंगे क्वेश्चन। ये भी लिख लो। अगर वन डायमेंशनल है तो सिर्फ एक्सियम निकालोगे, टू डायमेंशनल है तो एक्स और वाई दोनों निकालोगे, थ्री डायमेंशनल है तो एक्स वाई जेड तीनों निकालेंगे। एक पॉइंट और नोट में ऐड कर लें, तो इंटीग्रेशन वाले मेथड में आप सबसे पहले एक एलिमेंट चूज करेंगे, उस एलिमेंट का मास निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन एक्स डी एम कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वहां पे शेप होगा, शेप के हिसाब से आप लिमिट्स लगाते जाएंगे इंटीग्रेशन की। एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट सारे डेरिवेशंस आपको याद नहीं रखने, आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं, क्योंकि आपको एडिटिव मासेस का पूछेंगे, अलग अलग शेप्स को कंबाइन करके नया शेप बनाएंगे, आपको पूछेंगे उस कंपोजिट शेप का सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा, तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन एडिटिव मासेस से आएगा, दूसरा सब्ट्रैक्टिव मासेस से आएगा, कि किसी ऑब्जेक्ट में से कुछ पार्ट काट के निकाल लिया, तो जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है विद द कैविटी, उसका सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा। ये दो क्वेश्चंस कॉमन है, और बाकी तो यहाँ पे जो पीछे फॉर्मूले पढ़े हैं उससे है। इस पे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रॉड का पूछते हैं,
कि रॉड नॉन यूनिफॉर्म रॉड दे देंगे, यूनिफॉर्म रॉड का तो मिड पॉइंट पे लाई करेगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो मिड पॉइंट पे लाई नहीं करेगा। तो वो नॉन यूनिफॉर्म में आपको वो एक्स सी एम इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम से निकालना, वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं सर। ठीक है, एक पॉइंट इसके नीचे और लिखेगा, बोलो। वो सब लास्ट ईयर भी क्लास में करवाया था। स्फीयर 3D में है तो 3D में करना इजी होता है, मेथड सेम है। यहाँ तक लिखे, अगर x के अबाउट सिमेट्री है तो x एक्सिस पे ही लाई करेगा, y के अबाउट सिमेट्री है तो y पे लाई करेगा, यही वाला पॉइंट है वो। अभी और क्वेश्चंस करोगे तो मैं समझाते जाऊंगा ये सब पॉइंट्स बार बार। प्रोसेस दिमाग में बिठा लेना, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन में शेप चेंज होते जाए, 1D से 2D कर दे, 2D से 3D कर दे, क्यूब में से कुछ काट के निकाल ले, स्फीयर में से कुछ काट के निकाल ले, लॉजिक हर जगह सेम है, स्टेप्स याद रखेंगे आप लोग। यहाँ तक लिख लिए? क्या पॉइंट लिखवाना था देखो, उतर गया दिमाग से। 2 लाइन का जगह छोड़ दो नीचे, याद आएगा तो मैं करवा दूंगा। हाँ ठीक है, लिख ही लो। पोजीशन लिख लो। नोट में ये भी लिख लो। वन डी में मास प्रोपोर्शनल टू लेंथ लोगे, 2D में मास प्रोपोर्शनल टू एरिया लोगे, और 3D में मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वो शेप बता के आगे बढ़ जाते, मास वास नहीं देते, तो मास आपको ये प्रोपोर्शनलिटी यूज करके निकालना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चंस शुरू। नहीं, रेगुलर में ही पूछते हैं, रेगुलर में सिलेंडर के ऊपर कुछ लगा देंगे, स्फीयर रख देंगे। नहीं नहीं, रैंडम शेप में नहीं पूछते। जो ऊट पटांग सवाल होंगे वो जेई एडवांस वाले होंगे, मेंस तक सभ्य हैं वो लोग, मेंस तक बहुत इधर उधर नहीं करते हैं। जेई एडवांस में कुछ भी पूछ लेंगे आपसे।
जेई मेंस में एक क्वेश्चन है उस पे। शुरू करें? लिख लिए यहाँ तक? देखो पहला क्वेश्चन। लोकेट करना है मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है आपने। चार मासेस ऐसे रखे हुए हैं, आपसे बोला है सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता दो। 2.8 और 2। किसी को भी M1, किसी को भी M2, किसी को भी M3 ले सकते हो।
इस 1 kg का x कोऑर्डिनेट कितना, 2 kg का x कोऑर्डिनेट, 3 kg का x कोऑर्डिनेट 4 और 4 kg का x कोऑर्डिनेट 4। सम ऑफ द मासेस कितना है 10। तो ये वैल्यू एक्सीएम का कितना आ रहा है 2.8, 16 + 12। ठीक है, 1 kg का y कोऑर्डिनेट 0, 2 kg का y कोऑर्डिनेट 4, 3 kg का y कोऑर्डिनेट भी 4 और 4 kg का y कोऑर्डिनेट अगेन 0 डिवाइड बाय 10। ये कितना आ रहा है वाई सी एम 2, 8 और 12 20। ठीक है, इसी में पूछ लेते कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ, आर सी एम। क्या लिखते हैं, एक्स में कितना मिला 2.8, तो इसके साथ क्या लगा देते आई कैप। वाई में कितना मिला, तो हम लगा देते 2 जे कैप। बताइए, ये नोटेशन है आपका, हो गया होगा, मुझे गाइड करो। m1 का वैल्यू उसका x कोऑर्डिनेट, m2 का वैल्यू x कोऑर्डिनेट, m3 का वैल्यू x कोऑर्डिनेट, सम ऑफ द मासेस 20। ये एक्सीएम कितना आया है -1, 60 - 40, -60 + 40। ठीक है, -1 आएगा। YCM का वैल्यू m1 के साथ कितना, 5 के साथ y कोऑर्डिनेट कितना 3, अगले 5 के साथ -3, ये दोनों कट ही जाएगा, 10 के साथ 0 ही है और अपॉन 20। क्या ये मास डिस्ट्रीब्यूशन इस वाली एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इस वाली लाइन के अबाउट, ये इसी पे है और ये जितना ऊपर है क्या ये उतना ही नीचे है। ये कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, इसमें y कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो आपका YCM कितना आना चाहिए। इसका आंसर आया क्या, 2,2 आएगा। कह दो ये है m1, ये है m2, ये है m3। तो XCM को हम क्या लिखते हैं, m इंटू 1 + m इंटू 2 + m इंटू 3 अपॉन कितना हो जाता 3m। ये वैल्यू कितनी आई 2। YCM में भी सेम यही रिपीट होता, ये भी कितना होता। ये डिस्टेंस बताना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या इक्वल ही होगा, तो सेंटर पे लाई करेगा। चलो आगे। अगर उन्होंने बोला है कि लोकेट करो सेंटर ऑफ मास, तो आप बस x और y कोऑर्डिनेट बता दोगे। अगर वो पूछेंगे कि पोजीशन वेक्टर बता दो, सपोज इसी सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछते
कि पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का कितना था, तो क्या लिखते हैं आप, -1 आई कैप प्लस 0 जे कैप, या सिंपली -1 आई कैप लिखते। इसमें अगर पूछ लेते कि पोजीशन वेक्टर बताओ, तो आई कैप के साथ क्या लगाते, 2, जे कैप के साथ। तो डिपेंड करेगा वो पूछना क्या चाह रहे हैं। इफ दे आस्क फॉर पोजीशन वेक्टर, तो आपको एक्स और वाई तो वैसे भी निकालना है, एक्स वाले के साथ आई कैप लगा दीजिएगा, इसके साथ। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैल्यूज अपने मन से दिया है मैंने। बोला है कि 5 kg पहले 5,0 पे था, और 10 kg 10,0 पे था। 5 kg मूव कर गया 7,2 पे, और 10 kg मूव कर गया -8,4 पे। तो पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस से मूव किया होगा। करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आप इनिशियली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया, इनिशियली सेंटर ऑफ मास निकाल लो, फाइनली निकाल लो, वहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, या इसी में डिस्प्लेसमेंट निकाल के m1s1 प्लस m2s2 वाला फॉर्मूला यूज करें। आ सकता है, मैंने अपने मन से दिया है, कुछ भी आ सकता है वो। आप रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके छोड़ दो, क्यों डेसिमल में निकालना है। अच्छा, फाइनल डिस्टेंस के लिए तो आपको निकालना ही पड़ेगा एनीवेज। डिस्टेंस पूछा है, ये बताओ ये 5 से कहाँ जा रहा है, 7,2 पे। ये डिस्प्लेसमेंट S1 है, और ये डिस्प्लेसमेंट S2 है। S1 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा, 2 आई कैप और 2 जे कैप। दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना, अगेन फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप ये यूज कर लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को आप क्या लिखते थे, m1s1 प्लस m2s2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू 5 है, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। m2 का वैल्यू 10 है, -18 आई कैप प्लस
4 जे कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा 15। तो ये आई कैप वाले टर्म्स को एक साथ कर लो, कितना हो जाएगा 10 आई कैप माइनस 180 आई कैप, और जे कैप वालों को ऐड करेंगे तो 10 जे कैप प्लस 40 जे कैप डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 15। ये हो जाएगा माइनस 170 आई कैप प्लस 40 जे कैप बाय 15। कहाँ पे 50? तो आई कैप में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इतना ही रखो। और आपको डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस आपके पास ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, आपसे डिस्टेंस पूछा है। हाउ डू वी प्रोसीड फर्दर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्टेंस जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर में 11.2 आ रहा है क्या पूरा डिवाइड करने पे। इसको सॉल्व कर लोगे, एग्जाम में वैल्यूज अच्छा दिया जाएगा। ये मेरे मन का है तो फिर कुछ उठपटांग ही आएगा। आपको प्रोसेस सीखना है। आपने वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, बोलो। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट उससे भी आएगा आंसर। थोड़ा सा लंबा हो जाता है वो प्रोसेस, आप पहले ही डिस्प्लेसमेंट निकाल के बढ़ जाए थोड़ा सा, आप वो जो दो दो बार COM का कैलकुलेशन कर रही है उससे बच जाएंगे। चांसेस ये जल्दबाजी में हो सकता है दोनों जगह गलती हो जाए, तो इसलिए आप ये कर लें, ये ज़्यादा इजी है। तो अब इसको जो भी सिंप्लीफाई कर लोगे वो आंसर हो जाएगा, अभी उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। कितना रूट में फाइनल, ठीक है। लिख लिए, लिखो अगला क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ 6 kg, a body of 6 kg moves with a velocity, a body of 6 kg moves with a velocity, ब्रैकेट में लिखना 5 आई कैप -2 जे कैप प्लस 10 के कैप, 5 आई कैप -2 जे कैप प्लस 10 के कैप, ब्रैकेट क्लोज करना। with what velocity, with what velocity should another body, with what velocity should another body of mass 4 kg move, with what velocity should another body of mass 4 kg move so that the COM
center of mass so that the COM acquires a velocity center of mass acquires a velocity 7 I cap minus 2 j cap plus 8 k cap plus 8 7 I cap minus 2 j cap plus 8 k cap. ठीक है, VCM का फॉर्मूला यूज करें m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 वाला, v2 नहीं पता है। जी, फॉर्मूला ये है। पहला मास कितना दिया है 6 kg, और इसका वेलोसिटी का वेक्टर क्या था जरा बताना। 5 i कैप माइनस 2j, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का वेक्टर क्या था। दूसरा मास कितना था 4 किलो, और दोनों का मास हो गया 10। रांची आया क्या, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखें। Two bodies A and B exert gravitational force on each other.
दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा पर मासेस अलग अलग है तो एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। पूछा है सेंटर ऑफ मास किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स हेवियर मास टुवर्ड्स लाइटर मास, दोनों के परपेंडिकुलरली, या मूव ही नहीं करेगा। इसी पे घुमा के जेई मेंस में और एआईपीएमटी दोनों में क्वेश्चन पूछा है। पहले एआईपीएमटी में पूछा था, फिर जेई मेंस में रिपीट किया था उसको। बोलो एड्रेस क्यों, क्या लॉजिक है? इंटरनल हो जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो एसीएम का वैल्यू जीरो। इनिशियली रेस्ट पे मानेंगे तो फाइनली भी वो रेस्ट पे ही रहेगा। ग्रेविटी फ्री स्पेस में ऐसा कुछ कुछ वर्डिंग्स था। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है? बिल्कुल। अगर इस पे फोर्स एफ जी लग रहा है तो इस पे भी कितना लगेगा? आप दोनों को सिस्टम मान लो। अब ये फोर्सेस कैसे हो गए? इंटरनल। एफ एक्सटर्नल कितना है? देयरफॉर एसीएम कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा COM इज एट रेस्ट। वो डायग्राम बना लीजिएगा। इंटरनल फोर्सेस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज कर सकते हैं बट सिस्टम का मोमेंटम नहीं चेंज कर सकते, इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करते हैं कि ये दोनों मासेस तो इंडिविजुअली मूव करेंगे, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। अगर इंडिविजुअली मूव करेंगे तो कहाँ मीट करेंगे? सेंटर ऑफ मास पे ही हर बार मीट करेंगे। इसी के नीचे लिख लेना M1 M2 ऑलवेज मीट एट देयर COM, ताकि घर पे पढ़े तो याद रहे। इसमें लिखना है M1 M2 ऑलवेज मीट MA MB, जो लिखना है वो लिखो। The two masses always meet at their center of mass. उसकी तरफ होगा पर वो मीटिंग पॉइंट हमेशा सेंटर ऑफ मास ही होगा। तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, हैवी वाली साइड में लाई करेगा। अगला क्वेश्चन लिखें। इसके नीचे ऐड कर लिए कि नहीं? A कॉमा B ऑलवेज मीट एट देयर सेंटर ऑफ मास। वो तो 1D का क्वेश्चन है, वो तो सेंटर ऑफ मास का लॉजिक भी नहीं है। ऐसे कौन पढ़ा रहा है? मैंने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है बुक्स में। उसका लॉजिक अलग है, उसको सिंपल 1D के लॉजिक से भी समझाया जा सकता है कि हमेशा आके वो सेंटर पे ही मीट करेंगे, चाहे ट्रायंगल के फॉर्म में हो, चाहे हेक्सागोन के फॉर्म में हो, चाहे स्क्वायर के फॉर्म में, तीनों फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा है वो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पे A हमेशा B को देख रहा है, B हमेशा C को देख रहा है, C हमेशा A को देख रहा है।
तो वो ऑलवेज सेंटर पे मीट करेंगे। 4 होंगे तब भी सेंटर पे मीट करेंगे, 6 होंगे तब भी सेंटर पे मीट करेंगे। उसमें याद रखना हमेशा सेंटर पे ही मीट करेंगे, ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, consider a system of two particles having masses m1 comma m2. Consider a system of two particles having masses m1 comma m2. If the particle m1, if the particle m1 is pushed towards, if the particle m1 is pushed towards COM, is pushed towards COM, center of mass, through a distance d, pushed towards COM through a distance d, by what distance, by what distance should the other particle move, by what distance should the other particle move, so as to keep, so as to keep the COM, so as to keep the COM at its original position, so as to keep the COM at its original position। यही क्वेश्चन है AIPMT और जेई मेंस दोनों में पूछा है। m1d बाय पॉजिटिव या नेगेटिव, COM की तरफ, ठीक है। इसमें भी तो डिपेंड करेगा किसने m1 किस साइड लिया है, ठीक है, टुवर्ड्स COM बोल सकते हो। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देंगे। अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल पोजीशन पे ही था, वहीं पे रह गया, तो SCM का वैल्यू कितना ले लेंगे? 0। इसका फॉर्मूला क्या है? m1s1 प्लस m2s2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू कितनी करनी है? 0। पहला ऑब्जेक्ट m1 कितने अमाउंट से मूव कर रहा है और इसका वैल्यू आपसे पूछा है। ये अगर 0 है तो ये सब कुछ इधर जाके कितना हो जाएगा? तो 0 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? m1 इंटू डी प्लस m2 इंटू s2 मान लो। तो s2 का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में? m1d बाय m2। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, दिस इंडिकेट्स मैंने एज्यूम किया है कि d पॉजिटिव लिया है, मतलब वो राइट में ही जा रहा है, तो ये कहाँ आएगा? लेफ्ट में, टुवर्ड्स लेफ्ट लिख लो, ज्यादा बेटर है। चलेगा। आपको चारों ऑप्शंस पॉजिटिव दिए हैं, तो आप बस वैल्यू टिक करेंगे। और एनीवेज क्वेश्चन में तो डिस्टेंस पूछा है ना, तो डिस्टेंस तो इसी का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो आपका आंसर अगेन m1 d बाय m2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और जेईई मेंस का लिखो। इसको एक नोट में पॉइंट लिखवा दूंगा, उसके बाद लिखना, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा। लिखिए क्वेश्चन।
लिखिए, बोलूं, COM of three particles, अरे अगला क्वेश्चन लिखो, COM of three particles of masses 1 kg, 2 kg, 3 kg, COM of three particles of masses 1 kg, 2 kg, 3 kg is at 3, 3, 3 with reference is at 3, 3, 3 with reference to a fixed coordinate system. Where should a particle of mass 4 kg, where should a particle of mass 4 kg be placed, where should a particle of mass 4 kg be placed so that COM of all four particles, so that COM of all four particles shifts to 1, 1, 1. ट्राई करो। उत्सव आया क्या आंसर? 5 तो ऑप्शन में नहीं है, आपने डाउट पूछा था इसी एग्जैक्ट सवाल में, ऐसा ही था। 2 2 2 भी है, -2 -2 -2 भी है। सबसे पहले ये मान लोगे, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करोगे। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे दिया है? 3, 3, ये 3 क्या है? XCM, ये क्या है और ये क्या है? इन तीनों के लिए
क्या लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू XCM इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू M1 कितना है 1 और साथ में क्या आएगा x1 प्लस 2 x2 प्लस 3x3 अपॉन सम ऑफ द मासेस कितना है 6। यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 मिलेगा जिसको आगे यूज करेंगे। ये कितना हो जाएगा 18। YCM कितना है 3। ये कितना हो जाएगा 1y1 प्लस 2y2 प्लस 3y3 अपॉन अगेन 6। यहाँ से अगेन आपको इक्वेशन मिलेगी y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना 18। 2 आएगा। अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है भड़क क्यों रहे हो फिर मान ली गलती। y1 प्लस 2y2 प्लस 3y3 कितना आ जाएगा 18। सिमिलरली z1 प्लस 2z2 प्लस 3z3 भी कितना आएगा। अरे पीछे चुप हो जाओ। या आपको मुझसे ज्यादा आता है तो आके पढ़ा दो इधर थोड़ा आराम मिले मुझे भी। इन चारों का सेंटर ऑफ मास कहाँ दिया है। फिर से इस 1 को XCM मान के क्या लिख सकते हैं 1y1 प्लस 2y2 प्लस 3y3 प्लस 4y4 अपॉन इस बार सम ऑफ द मासेस कितना हो जाएगा 10। इसका वैल्यू अच्छा ये x होना चाहिए। पहले वो देखिए कहाँ तक अंडू होता है। ठीक है YCM ही सही। जरा XCM बताएं। ये नए वाले के लिए लिखना चाह रहा हूं 1 इज इक्वल टू क्या 1x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 डिवाइडेड बाय सम कितना बोले 10। इसका वैल्यू आपने कितना निकाल रखा है तो इसकी जगह पे क्या रख दोगे क्या x4 यहाँ से मिल जाएगा। सेम y में करना है सेम z में करना है। इसका वैल्यू भी अगेन कितना है आपके पास 18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 माइनस 18 इज इक्वल टू वॉट 4x4। दिस इम्प्लाइज कि 4x4 का वैल्यू कितना हो जाएगा सेम ही इक्वेशन z में भी बनेगी तो आपको z4 भी कितना मिल जाएगा -2। वैसे भी कर सकते हैं क्या लॉजिक ये है बिल्कुल कर सकते हो ऐसा। सुनो क्यों चौथा मास रखने से क्या ही डिस्प्लेस हुआ है मतलब चौथा मास नहीं रखते तो वो 333 पे ही रहता डिस्प्लेस नहीं होता। तो चौथा मास ही क्या सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस करवा रहा है। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि चौथा खुद जितने से डिस्प्लेस होगा उतने से ही सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस होगा क्योंकि बाकी कुछ तो चेंज नहीं हो रहा है सिस्टम में।
तो आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को चौथे के डिस्प्लेसमेंट के बराबर कर लेते हैं। लेकिन वो तो गलत था। यही करो भाई, यही करो। एक क्वेश्चन और देता हूं ऐसा, चेक करना जो लॉजिक आयशी आप कह रहे हो बैठेगा कि नहीं। मेरे हिसाब से आप ऐसे ही सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखे, सिमिलर काइंड है। अरे इसका मतलब क्या है यह बताओ। क्या बात है, लिखिए। द COM, लिखो भाई अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक ऐसा ही है, बस पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में बात किया है। द COM ऑफ थ्री पार्टिकल्स, the COM of three particles of masses 1 gram, 2 gram, 3 gram. The COM of three particles of masses 1 gram, 2 gram, 3 gram is taken as the origin of the coordinate system. Is taken as the origin of the coordinate system. The position vector of a fourth particle of mass 4 gram, the position vector of a fourth particle of mass 4 gram such that COM of four particles, चौथा मास 4 ग्राम का है, the position vector of the fourth particle of mass 4 gram such that COM of the four particle system lies at COM of the four particle system lies at 1, 2, 3 is, ये वाला लिखना, अल्फा का वैल्यू निकालना है। वन तो ऑप्शन भी नहीं है, नहीं होगा ना, मत करो उसको। इज इट ना, आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड अल्फा, सेम स्टेप्स। कितना कुछ आंसर दिए सौम्यन, कितना? अल्फा का वैल्यू बताना है। नहीं नहीं, फाइनल पोजीशन है 1, 2, 3। इनिशियली ओरिजिन पे था, फाइनली 1, 2, 3 पे गया है। और ये आपको पोजीशन वेक्टर चौथे पार्टिकल का दिया है। 1/4, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ अर्चिता। n/4 और कटेगा वो 5/2। 10/4 या 5/2 आएगा।
10/4 और 2 से कटेगा भी तो डूड। सर 10/4 देख के पैनिक मत हो जाना क्योंकि ऑप्शन 5/2 है, एक 10/3 है। हाँ आप कंपेयर कर सकते हो, एग्जाम में क्यों तीनों निकालना, आप एक निकाल के चेक कर लो, टाइम बचाओ, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस होंगे। ठीक है। जी नहीं, मेथड ऐसा यूज करो जो हर जगह चले, वरना इतना कंडीशंस के साथ याद रखने का पॉइंट ही नहीं है। अच्छा ये कंडीशन लगाएंगे तो क्या यही मिल जाएगा, 1x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 का वैल्यू कितना आना चाहिए। सिमिलरली 1y1 प्लस 2y2 प्लस 3y3 भी 0 आएगा। पिछला वाला कंडीशन एक्ससीएम का ये यूज करोगे तो ये आना चाहिए, इसको यूज करेंगे चौथे वाले में। चारों का किधर था, तो यहाँ से हम नए वाले के लिए लिख सकते हैं एक्ससीएम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1x1 प्लस 2y2। सम ऑफ द मासेस 10 क्या, और इसका वैल्यू कितना 0, तो 4x4 कितना आ जाएगा 10, x4 कितना आना चाहिए 2.5 या 5/2, और ये क्या x4 आई कैप ही हो जाएगा, तो अल्फा आई कैप होना चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू यहीं से कितना आ जाएगा। आप आगे नहीं भी करते तब भी हो जाता काम। नीट में ऑप्शंस एलिमिनेट करना इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, क्योंकि वो दो सिमिलर टाइप का ऑप्शंस नहीं देते, इतना मेहनती नहीं है नीट वाला एनटीए वाला। इस बार तो सोच ही नहीं पाए, ऐसा दिमाग जाम हो गया सबका। नहीं, लिखिए अगला क्वेश्चन। 2 masses श्रेयसी पूरा सॉल्व तो नहीं करना है मुझे। वैसे मतलब पाप लगेगा, वैसे नहीं करना है। आप इसी मेथड से करें, कैसा भी देंगे आंसर आ ही जाएगा आपका, तो ऐसी भूल जाना उस मेथड को। जाने दो, मत याद करो, क्यों नया मेथड इन्वेंट करना है। वैसे कर लो, जो शॉर्ट पड़े आप वैसे कर लो, और क्वेश्चन बढ़िया है।
लिखो एक और अच्छा सवाल लिखो चलो। अरे ये क्वेश्चन लिख के छोड़ा हुआ था मैंने, पर चलो उसको आगे करना। लिख ही लो, लिखा हुआ है तो। अगर y इज इक्वल टू एक्स की जगह कोई और लाइन दे दे फिर कैसे जाओगे आगे? मान लो y इज इक्वल टू 3x दे दिया देन। कुछ वैसा ही। देखो लॉजिक ये है, अगर आपका सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अलोंग घूमना चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स, तो हम लिखेंगे मोमेंटम जो y में होगा उतना ही मोमेंटम कहाँ होना चाहिए। तो आपका सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ मूव करेगा? y इज इक्वल टू एक्स पे। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि सपोज आपको इक्वेशन ये दे दे कि मूव्स अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू 3x, तो सेम लॉजिक है, y में जो मोमेंटम है वो कितना टाइम्स होना चाहिए, यही लॉजिक यूज करना आप। आया समझ में? तो x में मोमेंट y में मोमेंटम कितना है? 12 इंटू, और x में मोमेंटम कितना है? इसको सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? सपोज वो भी क्वेश्चन होता है इसी में कि y इज इक्वल टू 3x पे मूव करे, देन सेम क्वेश्चन में ये यूज करते तो क्या मिलता हमें? 12 इंटू वी इज इक्वल टू 3 इंटू कितना हो जाता? 10 इंटू 8। तो v का वैल्यू कितना हो जाता? ये दोनों ऐड कर लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 बोल के कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन को और टफ करना है तो वो दोनों किस लाइन में मूव कर रहे वो दे देते हैं, वहां अप्रोच बदल जाएगी, बट आई डोंट थिंक आपको नीट के लिए उसकी जरूरत है। मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा आगे। आप सिंपली ये बताओ मुझे, इस लाइन का स्लोप कितना होता है? 45 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ भी मोमेंटम p है, यहाँ भी मोमेंटम p है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? कितने एंगल पे जाएगा ये? तो अगर ये और ये इक्वल है तो आपका हमेशा किस लाइन के अलोंग मूव करेगा सेंटर ऑफ मास? y इज इक्वल टू एक्स। तो कुछ और भी रिलेशन देगा तो आप मोमेंटम उतना टाइम्स कर दोगे। ऐसा कहता 2y इज इक्वल टू एक्स, देन ट्वाइस द मोमेंटम इन y शुड बी इक्वल टू व्हाट? बस समझ गए जो समझाना था मुझे। एक क्वेश्चन कर लो फिर मैं ब्रेक देता हूँ। एटवुड्स मशीन का फॉर्मूला याद है क्या? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये कौन से मास को हैवी मान के किया था हमने? m2 को। तो ये नीचे a से जाता और ये ऊपर a से जाता, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में बोला है m1 हैवी है, तो यही फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन इंटू, और m1 हैवी होता तो m1 कहाँ जाता, m2 किधर जाता? वेक्टर्स दोनों डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते? स्टैंडर्ड कन्वेंशन। पूरा 2D कैसे पढ़ के आए? ऊपर पॉजिटिव, नीचे कैसा होता? इसका एक्सीलरेशन कैसा लोगे अगले क्वेश्चन में? ऊपर जाएगा ये, वो नीचे आएगा, तो लिखो क्वेश्चन। two masses two masses m1 and m2, two masses m1 and m2 within bracket m1 greater than m2 are connected by massless flexible inextensible string, massless flexible inextensible string passed over a massless and frictionless pulley. Find acceleration of the center of mass. Find acceleration of the center of mass. ऑप्शन हाँ वही आएगा, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा और कुछ नहीं। माइनस आ रहा है, वो डायरेक्शन नीचे बता रहा है कि COM नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि हैवी मास कहाँ जा रहा है, तो वो नेगेटिव आया है, वो डायरेक्शन बस बता रहा है कि वो सेंटर ऑफ मास नीचे मूव कर रहा है। ऑप्शन सारे पॉजिटिव वाले, बट चूज आप वही वाला करेंगे। नेगेटिव में भी अगर है तो डेफिनेटली नेगेटिव वाला ही चूज करना है एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न।
क्या कॉमन ले रहे हैं? अच्छा, इसी को कॉमन ले लिया, वो ज्यादा बेटर है। थैंक यू, अगली बार से मैं यही करूंगा। मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा था। ओहो, थैंक यू थैंक यू, धन्यवादम। अच्छा, जी क्यों लेंगे, सिर्फ यही लेंगे, जी भी तो ले ही सकते हैं। अब क्या मिलेगा पहले ब्रैकेट में, दूसरे में, और नीचे में क्या आ जाएगा? माइनस ले लिए तो, और नीचे में m1 प्लस और इंटू। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, ये तो मस्त है। तो ये पॉजिटिव आ जाना चाहिए। हैवी मास किधर मूव कर रहा है, तो वो कहाँ मूव करेगा? नीचे। बाकी तो डायमेंशनली भी मैच नहीं करेगा एक्सेलरेशन से, कि नहीं? नहीं, ऊपर m1 m2 तो कट ही जाएगा सब। इसके नीचे लिख लीजिएगा, नेगेटिव साइन का मतलब है COM मूव्स डाउनवर्ड्स, क्योंकि हमने नीचे वाली साइन को, नीचे वाले डायरेक्शन को कैसा लिया है, नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव लिया, तो इसका लिख लीजिएगा मीनिंग, नेगेटिव साइन इंप्लाइज COM moves in the downward direction. Negative sign implies COM moves in the कौन सा डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब डाउनवर्ड पॉजिटिव लेते तो ये आंसर प्लस में आ जाता। ठीक है, ब्रेक ले लो, बाकी ब्रेक के बाद करेंगे। 12 बजे आप दोनों का टेस्ट है क्या, उत्सव और रोहित?